R12 कैप क्या है? यूनिट वेक्टर in the direction of position vector of q1 with respect to q2, है ना। मतलब ये अगर चार्ज q1 है और यहाँ पे चार्ज q2 है तो क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, है ना। 2 को 1 से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर को क्या बोलते हैं? R12 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। और पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 को अगर हम डिवाइड कर दें मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 से, तो आपको क्या मिल जाएगा? R12 कैप मिल जाएगा, है ना। तो R12 कैप को क्या लिख सकते हैं? R12 वेक्टर अपॉन R मॉड ऑफ R12 वेक्टर इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन दीज पार्टिकल्स, है ना। तो ये जो वेक्टर फॉर्म है F12 वेक्टर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4πε0 into Q1 Q2 divided by R cube into R12 वेक्टर। अगर आपको फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखना है तो वो आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू R21 वेक्टर। R12 वेक्टर क्या है बेटे? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। और F21 वेक्टर क्या है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, है ना। अब ये तो बात हुई कब? तब जबकि क्या है, दो ही पार्टिकल्स हैं आपके पास। अगर आपके पास दो से ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? वी यूज समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज is equal to vector sum of force exerted on it by all the other charges independently in that region। उस रीजन में जितने भी चार्जेस रखे हुए हैं सबका फोर्स क्या है, आप इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर लो, आपको टोटल फोर्स आ जाए। जैसे मान लो Q1 है, Q2 है, Q3 है,
Q4 है, Q5 है। आपको Q1 पे फोर्स निकालना, तो कैसे निकालोगे? नेट फोर्स ऑन Q1 will be force on 1 due to 2 plus force on 1 due to 3 plus force on 1 due to 4 plus force on 1 due to 5। इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करते हैं अपन। और जब आप 1 और 2 का फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप मानो ही मत के बाकी और भी चार्जेस हैं क्या वहां पे। आप तो बस 1 और 2 के बीच का फोर्स निकाल लो। 1 और 4 का जो फोर्स होगा वो बाकी चार्जेस की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होगा, है ना। फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स इन दैट रीजन। है ना। अच्छा, अब इसमें मीडियम का क्या इफेक्ट होता है बेटे? इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स। तो क्या हो जाएगा ये? जैसे Q1 और Q2 दो चार्जेस, और आपको क्या, आपने क्या कर दिया, इन चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया, मान लो पानी में रख दिया। तो होगा क्या बच्चों? नोट दैट इवन व्हेन Q1 and Q2 are placed in some other medium, even when Q1 and Q2 are placed in some other medium, force exerted by them on each other will remain unaffected। Force exerted by them on each other will remain unaffected। मान लो कोई हमसे पूछे कि फोर्स ऑन 1 due to 2 कितना है, तो मैं अभी भी वैसे ही लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R³ इंटू R12 वेक्टर, where R is magnitude of R12 वेक्टर। क्या ये बात समझ आती है फिर? बोलिए बच्चों। हाँ सर।
लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि चार्ज वन पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो उसमें क्या होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू के साथ साथ मेरे को फोर्स एक्सर्टेड ऑन वन बाय मीडियम भी लेना पड़ा। क्या ये बात समझ में आती है? वन पे जो फोर्स तूने लगाया प्लस उसके साथ साथ क्या है, वन पे जो फोर्स लगाया मीडियम ने, वो भी मेरे को लेना पड़े। क्या ये चीज समझ आ रही है बेटा? और जब हम ये वाला दोनों को ऐड करते हैं बच्चे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू मीडियम, तो ये पता है किसके बराबर आ जाता है? ये बराबर आ जाता है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को बोलते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। क्या ये चीज समझ आ रही है? जैसे ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वाटर के लिए, वो कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली 81 के बराबर। जो पोलर मीडियम होते हैं उनके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। एप्सिलॉन आर इज हायर फॉर पोलर मीडियम्स लाइक वाटर। है ना? देखो, जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक पार्टिकल है Q1 चार्ज का, दूसरा पार्टिकल है Q2 चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस है R। ठीक है? when placed at distance R in air, Q1 experiences a force F. Find the distance at which these charges must be placed in a medium of dielectric constant 16 so that they still experience
the same force. So that they still experience the same force. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? देखो, अभी जो इन पे फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। और हम चाहते हैं कि यही फोर्स इन पे लगे जब इनको मीडियम में रख दे। तो मीडियम में फोर्स कितना हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। तो Q1 Q2 से Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दें तो आर डैश का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? R² बाई एप्सिलॉन r ये हो जाएगी, यानी R² बाई 16। तो क्या आर डैश की वैल्यू R/4 के बराबर आ जाएगी बच्चों? हाँ है ना? R/4 डिस्टेंस पे रख देंगे तो क्या होगा? फिर से वही फोर्स इन पे लगने बेसिकली मीडियम की वजह से जो फोर्स कम हो जाता है ना, कितने फैक्टर से कम हो जाता है? 16 से डिवाइड हो जाता है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस को कम रखना पड़ेगा ताकि 16 से वापस मल्टीप्लाई हो जाए। और डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना, तो R/4 कर देंगे तो डेनोमिनेटर में R/4 स्क्वायर आकर के एक 16 का फैक्टर न्यूमरेटर में भी आ जाएगा। तो वो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला फैक्टर है वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। ओके। और देखिए, मान लो हमसे कहा जाए कि ये दो पार्टिकल्स हैं Q और Q चार्ज के, ये दोनों फिक्स्ड हैं और एक रखा हुआ है x एक्सिस पर -a,0 कोऑर्डिनेट पर, दूसरा a,0 कोऑर्डिनेट पर, है ना? एक तीसरा पार्टिकल स्मॉल q चार्ज का हमें रखना है y एक्सिस पे रखना। ठीक है, उसका y कोऑर्डिनेट क्या रखें सो दैट that particle of charge small q experiences maximum force? What should be the y coordinate of a third charge small q so that it experiences maximum force? है ना? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? देखो, पहले तो हम क्या करें, उस स्मॉल क्यू पे लगने वाले फोर्स का एक्सप्रेशन लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स y कोऑर्डिनेट। अब देखो, ये डिस्टेंस a है, यहाँ पे q चार्ज रखा हुआ है,
ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव है, तो रिपेल कर रहा होगा। ये कैपिटल क्यू भी स्मॉल क्यू को क्या है, रिपेल कर रहा है। दोनों एफ एफ फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं। अब क्या है, ये एंगल अगर थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये एंगल भी हो जाएगा ऑफ कोर्स थीटा। तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला भी हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? क्या रिजल्टेंट फोर्स 2f cos थीटा के बराबर हो जाएगा क्या? हाँ देखो कैलकुलेट करो इसका y के टर्म्स में क्या एक्सप्रेशन आता है, जरा लिखो बेटा। क्या आया बच्चों? देखो F क्या है, एक चार्ज द्वारा स्मॉल क्यू पे लगाया गया फोर्स। इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी √a² + y² आ जाती है ना। तो हाँ फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो वो हो गया a² + y²। और cos थीटा को क्या लिख दो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो y अपॉन √a² + y² आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 2k⁴ अपॉन a² + y² की पावर 3/2। बोलिए बच्चों। क्या ऐसा ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा? अब हाँ देखो सर। इस एक्सप्रेशन में क्या है, न्यूमरेटर में भी y आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी y आ रहा है। मतलब अगर मैं y को इंक्रीज करूंगा तो न्यूमरेटर भी बढ़ेगा, डिनोमिनेटर में भी बढ़ेगा। और y को डिक्रीज करूंगा तो न्यूमरेटर भी डिक्रीज होगा, डिनोमिनेटर भी डिक्रीज होगा। तो अब मैं कैसे y की वैल्यू पता लगाऊं? तो ऐसे केस में मैक्सिमम मिनिमा का ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तब। नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम फोर्स d/dy ऑफ f रिजल्टेंट, ये 0 होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, d/dy ऑफ 2k⁴ अपॉन a² + y² की पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या है, 2k⁴ कॉमन आ गया, आपके पास बच गया डेनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो y का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/2 a² + y² की पावर 3/2 - 1 × 1/2।
और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो वो हो जाएगा 2y डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, ये बराबर आता है 0। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से हम क्या है, न्यूमरेटर में से ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म बच जाएगी, -3y² बच जाएगा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब बच जाएगा। क्या ये पूरी चीज 0 होनी चाहिए बच्चों? अब देखो ये तो 0 होने से रहा, ये भी 0 नहीं होगा, तो इसी को 0 करना पड़ेगा ना हमको। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -2y² शुड बी 0। तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, +-a/√2। क्या ऐसी y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों? इतनी डिस्टेंस पे क्या होगा, ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। और देखो बच्चों, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए हमसे कहा जा रहा है कि ये दो पार्टिकल्स हैं जिनको कि हमने क्या कर रखा है, रस्सी से बांध रखा, ठीक है, और आइडेंटिकल चार्ज और मास का है, ठीक है बेटा, आइडेंटिकल चार्ज और मास के हैं, और इनके बीच में जो सेपरेशन होता है इक्विलिब्रियम में वो x के बराबर होता है, और x मतलब चार्ज मास लेंथ इस तरह की है कि L जो आता है, x जो आता है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू लेंथ, है ना। अब हमने क्या किया, मान लो हमको कहा जाए कि one of the balls is discharged and then made to touch the other ball. And again allowed to attain equilibrium. Then find the new equilibrium separation between them. Find the new equilibrium separation between them. उनके बीच में नया इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या होगा, ये हमें पता करना। अच्छा, तो बेसिकली होगा क्या बच्चों,
जब एक बॉल पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगी तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स, तो क्या होगा, एक दूसरे को टच करेंगे। टच करने के बाद चार्ज, क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टच करने के बाद इनके पास फिर से आधा आधा चार्ज हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा, हाँ सर। है ना। अब बात क्या है बेटे कि अगर इनके पास आधा आधा चार्ज हो गया है, पता चल गया, तो फिर उसके बाद क्या है बेटे, मैं प्रोपोर्शनैलिटी से कर दूंगा कि चार्ज आधा हो गया तो एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब कैसे पता करेंगे, देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दें। एक बॉल को आप सिस्टम मान लो, देखो उस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। मान लो स्ट्रिंग्स के बीच का एंगल थीटा है, तो ये हाफ एंगल θ/2 हो जाएगा। टेंशन इधर लग रहा है तो टेंशन का ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T cos θ/2। नीचे की तरफ लग जाएगा कितना, mg। राइट साइड में लग जाएगा कितना, T sin θ/2। और बाहर की तरफ लग जाएगा कितना, KQ²/x²। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए बेटे, T sin θ/2 बराबर होना चाहिए किसके, KQ²/x² के। और T cos θ/2 कितना होना चाहिए बच्चे, क्या ये mg के बराबर होना चाहिए। दोनों को डिवाइड कर दें तो tan θ/2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या ये KQ²/mgx² ऐसा आ जाएगा क्या? बोलिए बच्चों। और क्योंकि देखो x जो है वो l के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसका मतलब थीटा को भी बहुत छोटा मान सकते हैं अपन, तो tan θ/2 को θ/2 ही लिख सकते हैं। तो क्या ये वैल्यू KQ²/mgx² ऐसी आ जाएगी। और थीटा को क्या लिख दें बच्चों, क्या थीटा को x/l लिख सकते हो आप? तो ये बराबर आ हाँ सर। जाएगा KQ²/mgx²। तो आपके पास क्या आ गया, x³ = 2KQ² L / mg। ऐसा आ गया कि नहीं आ गया, x³ = 2KQ² L / mg। ये वैल्यू x³ की आ गई, है ना। क्या प्रोपोर्शनैलिटी आ गई बेटे x और q में, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज की पावर 2/3, ऐसा आ गया ना। x किसके प्रोपोर्शनल आ गया, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज की पावर 2/3। नहीं, तो x/x' को क्या लिख देंगे, Q/Q/2 की पावर 2/3। तो क्या आ जाएगा जी, x' = x/2 की पावर 2/3 ऐसा आ जाएगा बच्चों। x' = x/2 की पावर 2/3।
क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? हाँ सर। ओके। और देखो इसी तरह से और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लो हमसे कहा जाए कि ये दो स्ट्रिंग्स से मैंने दो बॉल्स को सस्पेंड किया हुआ है और हम क्या करते हैं, इनको इक्विलिब्रियम में रखते हैं, आइडेंटिकल हैं, ठीक है, और इक्विलिब्रियम में इनके बीच का एंगल होता है थीटा, ठीक है, एंगल बिटवीन देम इन इक्विलिब्रियम इज थीटा। अब क्वेश्चन क्या है, when the system of two charged balls is immersed in a medium of density rho m, the angle between strings in equilibrium was found to remain unchanged. The angle between strings in equilibrium was found to remain unchanged. तो हमें पता करना है find the dielectric constant of that medium. इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता करनी है बच्चों। तो ये कैसे पता करेंगे जी? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर इनके बीच का इक्विलिब्रियम एंगल चेंज नहीं होता है तो क्या इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या कि इनके बीच का सेपरेशन भी चेंज नहीं होगा? बोलिए बच्चों। हाँ सर। तो इनके बीच का सेपरेशन भी चेंज नहीं होगा। अच्छा हमें एक बात और दी हुई है, हमें ये भी दिया हुआ है कि इन बॉल्स की डेंसिटी जो है वो रो के बराबर, डेंसिटी ऑफ दीज बॉल्स इज रो, डेंसिटी ऑफ मीडियम इज रो।
अरे बैग में रखा था नहीं, वो इसका उसमें से जो डब्बे में रखा है वो इसका ये देखो अभी क्या इक्वेशन लगाएंगे अपन। मान लो टेंशन T है, वर्टिकल के साथ एंगल जो है वो θ/2 हो जाएगा, तो ऊपर लगेगा T cos θ/2, नीचे लग रहा है mg, राइट में लगेगा T sin θ/2, लेफ्ट में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इक्वेशन क्या लिख देंगे बच्चों? T sin θ/2 is equal to Fe and T cos θ/2 को लिख देंगे mg की तरह। डिवाइड कर दो दोनों को, तो tan θ/2 की वैल्यू Fe/mg ऐसा आ जाएगा। क्यों बेटे? अब जब हम इस सिस्टम को डिप कर देंगे मीडियम में, तब क्या होगा? क्या हम लिख सकते हैं कि T cos θ/2 तो लगता ही रहेगा। अब मान लेते हैं टेंशन हो गई है T डैश, टेंशन हो गई है कितनी? T डैश, और एंगल सेम रह रहा है, तो ऊपर की तरफ फोर्स को लिख देंगे T डैश cos θ/2, इधर आ जाएगा T डैश sin θ/2, और नीचे की तरफ जो फोर्स अब बचेगा बच्चों, क्या वो mg माइनस बाइंड फोर्स बचेगा क्या? और हाँ बाहर सर। की तरफ जो फोर्स बचेगा, क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगा? हाँ सर। क्योंकि डिस्टेंस सेम रह रही है, तो ओनली फैक्टर जिसकी वजह से फोर्स चेंज होगा वो सिर्फ एप्सिलॉन आर वाला ही रहेगा, है ना? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? T डैश sin θ/2 is electrostatic force upon epsilon r, and T dash cos θ/2 is mg minus b। तो tan θ/2 की क्या वैल्यू आ जाएगी? Fe अपॉन एप्सिलॉन r इंटू mg माइनस b। अब ये दोनों tan θ/2 बराबर होते हैं, क्योंकि ये बोला ही है हमसे कि एंगल चेंज नहीं होता है। तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन एप्सिलॉन r इंटू mg माइनस b। तो एप्सिलॉन r की क्या वैल्यू आ जाती है? mg अपॉन mg माइनस b। mg को क्या लिख दें? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम। बाइंड फोर्स को लिख दें डेंसिटी ऑफ मीडियम इनटू वॉल्यूम इनटू जी। vg से vg कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन r की वैल्यू रो अपॉन रो माइनस रो ऑफ मीडियम, क्या ऐसा आ जाएगा बेटा? हाँ सर। है ना?
और देखो बेटे, अच्छा अब इसमें मान लो हमें क्या दे दिया जाए बच्चों, एक जैसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दे दिया जाए। मान लो हमको कहा जाए कि भाई ये एक रॉड है, एल लेंथ की है, और इसका टोटल चार्ज जो है वो क्यू के बराबर। Length of the rod is L, total charge is Q, and this charge is uniformly distributed. और इस रॉड से क्या है, इसका जो राइट एंड है वहां से d डिस्टेंस की दूरी पर एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका चार्ज है स्मॉल q। तो मुझे क्या करना है, कैलकुलेट फोर्स exerted by the rod on the particle। Calculate force exerted by the rod on the particle। तो क्या वो फोर्स कैलकुलेट कर पाओगे बच्चों? देखिए बच्चों, क्या आया, कैलकुलेट किया क्या जी? ये जो Q है इससे हम x डिस्टेंस पे चले जाते हैं और dx विड्थ का एलिमेंट कंसीडर करते हैं, है ना। मान लेते हैं उस dx विड्थ का चार्ज है dq। तो ये dq इस q पे कितना फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा k q dq डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। और टोटल फोर्स निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। और कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, dq की वैल्यू रख देते हैं q बाई एल इंटू डी एक्स, और x को इंटीग्रेट कर देते हैं d से लेकर के d प्लस एल तक। तो ये आपके पास आ जाएगा k क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, लिमिट पुट कर देंगे d से d प्लस एल। तो -k/क्यू बाई एल स्क्वायर 1/d प्लस एल -1/d।
तो ये हो जाएगा KQQ/L², 1/D माइनस 1/D+L। तो D इंटू D+L इधर आ जाएगा और D+L माइनस D कर देंगे। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? सर वो एल स्क्वायर नहीं होगा ना? क्या बेटे? सर वो एल एल स्क्वायर की स्क्वायर। जगह एल है हाँ किसकी जगह बेटे? सर, वो एल स्क्वायर लिखा है ना आपने, हाँ KQQ/L², वहाँ पे हाँ, एल ही था। वहाँ एल ही आएगा, एल ही आएगा। KQQ/L। तो एक एल चला ही जाएगा बेसिकली। तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? KQQ डिवाइडेड बाई D इंटू D+L। क्यों बेटा? हाँ है ना? अब देखो बच्चों, ये तो बात हुई किसकी? फोर्स की, है ना? अब हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट is defined as electric force experienced by a unit positive charge at that point. Is defined as force experienced by a unit positive charge at that point. और इसकी यूनिट भी ऐसी होती है क्या? ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। where 1 Newton per coulomb is equal to 1 volt per meter। न्यूटन पर कूलम लिखो या वोल्ट पर मीटर लिखो, एक ही बात है ना? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है
और इसको लिखते हैं क्या, F अपॉन Q, या अगर आपको E पता है तो उससे फोर्स लिख सकते हैं, Q इंटू E। स्मॉल q क्या है, टेस्ट चार्ज, और इस एक्सप्रेशन में टेस्ट चार्ज की वैल्यू आपको विद साइन लिखनी है। और ये फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज Q। ये टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो आपके पास 1 कूलम चार्ज अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपके पास जो चार्ज अवेलेबल है वो ले आओ, उस पे लगने वाला फोर्स लिख दो, और आप यूनिटरी मेथड लगा दो। आप लिखो कि Q चार्ज पे F फोर्स लगा है, तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, F अपॉन Q। क्या ये बात समझ में आती है, है ना? ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बताता है आपको, इसमें ये बात आप ध्यान दीजिए कि Q इज जस्ट ए टेस्ट चार्ज, स्मॉल q इज जस्ट ए टेस्ट चार्ज। ये जो E है ना, E डज नॉट डिपेंड ऑन Q। E depends on charges other than Q। स्मॉल q के अलावा जो चार्जेस हैं उन पे डिपेंड करेगा, है ना? दैट इज ऑन सोर्स चार्ज। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? एक मिनट रुकना बच्चों। हमारी चाबी दोनों ये टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों?